मजीद मेरा ख्याल है नेगोशिएशन, लेन देन, गिव एंड टेक दरकार होगा। पीसफुल यूजेस के लिए इजाजत दी है इंटरनेशनल लॉ और IAEA की रेगुलेशंस के मुताबिक। दोनों साइड्स की तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो जरा एक सख्त गिर पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन बड़ा ब्लॉकेट अमेरिका की नेवी करेगी, ये बहुत मुश्किल चीज होगी। ईरान ने बहुत सख्त वक्त गुजारा है इस जंग में। अमेरिका जो शराइत ईरान से मनवाना चाह रहा था, ईरान उसके लिए तैयार नहीं था और उसके बाद बिलाखिर ये मुज़ाकरात बग़ैर नतीजा जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साबिक सफ़ीर मंसूर साहब ने। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मंसूर साहब, कहिएगा मामला कहाँ पर आकर रुका, कहाँ पर डेडलॉक हुआ, कौन से ऐसे अमरीका के मुतालबात थे जिसके बाद जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज साबित ना हो सके? जी देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं ये ईरान और US के दरमियान जो राब्तों का पहला मरहला था। पहले दोनों क्योंकि पार्टीज दोनों ममालिक जंग में थे और 47 इयर्स से दोनों के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। दोनों US की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, कई सारी जंगें भी इम्पोज हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है पहले मरहले की कामयाबी जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान अपने सर ले सकता है, वो ये है कि US और ईरान दोनों को टेबल पे लाकर एक नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दिया और उन्होंने बड़े एक डिग्निफाइड तरीके से, मैं कहूँगा इन डिफिकल्ट हालात में भी एक नेगोशिएशन की और पाकिस्तान ने उसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। अब जहां तक उनके बाहमी मसाइल का ताल्लुक है या रीजन के जो मामलात हैं वो काफी गंभीर और कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक की एज ए रिजल्ट ऑफ जो उसके ऊपर अटैक्स हुए, तो वो उसको खोलने के लिए और ईरान की चूंकि डिमांड्स हैं कि वो यहाँ से टोल लेगा या वो यहाँ से उन नुकसानात को पूरा करेगा जो उसे जंग में हुए, तो इस सारे मामले को दोबारा नॉर्मल उस पर लाना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली हुई थी जंग से पहले, तो नॉर्मल उस पर लाना जो है उसके लिए मजीद मेरा ख्याल है नेगोशिएशन, लेन देन, गिव एंड टेक दरकार होगा और उसके लिए एक एग्रीमेंट की तरफ जाना होगा। क्योंकि हॉर्मुज जो है सिर्फ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में ही नहीं आता, बल्कि ओमान भी शायद लगता है और गल्फ के तमाम ममालिक उसको यूज करते हैं। दुनिया का 20% तेल वहां से फ्लो करता है। इसी तरह अगर दूसरा जो इशू है जिसपे इख्तलाफात नजर आ रहे हैं वो न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर इशू है कि ईरान किस किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि वो बिल्कुल किसी किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू ना करे, किसी किस्म की यूरेनियम की एनरिचमेंट या अफजोदगी जिसे हम कहते हैं वो ना करे। वो मेरा ख्याल है ईरान के बुनियादी हकायक की खिलाफ वर्जी होगी इंटरनेशनल लॉ के तहत, क्योंकि हर कंट्री को पीसफुल यूजेस के लिए इजाजत होती है इंटरनेशनल लॉ और IAEA की रेगुलेशंस के मुताबिक। तो न्यूक्लियर की फील्ड में भी एक फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होगा। पहले वो ओमान के थ्रू और दीगर ममालिक के थ्रू कर रहे थे और काफी क्लोज आ चुके थे, लेकिन इस वक्त चूंकि दोनों साइड्स जो हैं, अब जो आप दोनों साइड्स की तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन टॉक्स के बाद, वो जरा एक सख्त गिर पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन वो पोजीशनिंग भी है, वो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स भी हैं। मसलन अभी आज रात कोई जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इसमें अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से ये मैसेज मैंने देखा है, कहा गया है कि वो हुर्मुज का ब्लॉकेट करेंगे, यानी जो ईरान रोक रहा है उस पूरे रास्ते का, पूरे उस आबी गुजरवा का बड़ा ब्लॉकेट अमेरिका की नेवी करेगी। ये बहुत मुश्किल चीज होगी, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा नेवी की स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, और दूसरे अगर वो ये करते हैं तो इससे तो जो लोग अभी तक तेल खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी नहीं खरीद सकेंगे। तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं, अगर वो आज $100 पर बैरल पे हैं, तो वो लामहला चली जाएंगी 150 या उससे भी ऊपर, तो उससे क्राइसिस हल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि अभी तक दोनों साइड्स के पास 21 अप्रैल तक की एक जो डेडलाइन मौजूद है, जिसमें एक हफ्ता बाकी है, तो इसमें ये पोजीशनिंग भी होती रहेगी और बिल्कुल एक हफ्ता बाकी है मंसूर साहब, और पोजीशनिंग भी होती रहेगी। अगर हम बात करें JD वेंस की, तो उन्होंने बताया कि वो मुज़ाकरात के दौरान 6 से ज़ायद मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राबते में रहे। मुज़ाकरात से पहले ही ट्रंप का भी पैगाम आया कि मुआहदा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी हाइप के बाद अचानक इस तरह मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद ईरान के हवाले से नई पॉलिसी का आप क्या बनती देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं
अगर आप इसको लार्जर पिक्चर को देखें, जो अब से जंग शुरू होने के बाद से अब तक हुआ है, तो लार्जर पिक्चर में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जाती तौर पर अंडर प्रेशर हैं। अच्छा। उनकी कोशिश है जी। कि ये जल्दी से जल्दी कज़िया हल हो ईरान का और जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुले, क्योंकि डोमेस्टिकली उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, चाहे वो अमेरिकन पब्लिक हो या अमेरिकी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इस जंग में जाने की जरूरत नहीं थी। जो पाकिस्तान और गल्फ जैसे ममालिक ने शुरू में भी कहा था कि इस जंग की जरूरत नहीं थी, और ये जंग इजराइल के ईमा पर एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर्स पे स्टार्ट हुई है। तो अब वो चूंकि इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, तो वो यहाँ से निकलने के लिए वो मुख्तलिफ तरह के प्रेशर डाल रहे हैं। और पॉलिसी मेरा ख्याल यही है, किसी तरह से मुझे जो लगता है, मैं अब ये कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक ये भी मामला है कि उनके मुतालिक हतमी तौर पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस किस्म की पर्सनैलिटी हैं, किसी किस्म के भी हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की इंटरेस्ट इसमें है कि इस झगड़े से, इस वॉर से निकले। इजराइल का इशू जरा मुश्किल रहेगा। इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर और उन दूसरे गाजा के मामले में या अरब ममालिक के मामले में एक सख्त गिर पॉलिसी, जंगी पॉलिसी जारी रखता है, शायद रखे भी। लेकिन इस जंग को किसी ना किसी तरह खत्म करना अमेरिका के मुफाद में है, और ये ईरान के भी मुफाद में है, और ये लार्जर गल्फ कंट्रीज जो हैं उन सबके भी मुफाद में है। इसलिए पाकिस्तान की इस कोशिश को आप देखें, बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत सराहा गया है, क्योंकि तमाम ममालिक जो हैं दुनिया के, वो इस जंग से परेशान हैं और चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो। बिल्कुल, सभी मंसूर सब चाहते हैं जंग जल्दी ख़त्म हो। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम देखें तो तेल की कीमतें अभी से $100 क्रॉस कर गई हैं। 6 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जो कि देखा गया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है माफ़ कीजिएगा, वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ से अगर कोई ईरान को टॉल देके गुजरेगा तो वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा। यानी इनडायरेक्टली वो उन ममालिक को धमका भी रहे हैं कि अगर आपने ईरान को टोल दिया, कोई पैसे दिए गुजरने के लिए, तो फिर आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि ईरानी बहरिया में इतनी सख्त नहीं है, मानते हैं कि ईरानी बहरिया जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़े उसके बहरी बेड़े तबाह हुए हैं। लेकिन अब भी पासदार इनकलाब के पास जो बेड़ा मौजूद है, यानी छोटी कश्तियां हैं, ये कार्गो जहाज़ों को रोकने की सलाहियत है, वो तो क्या रिपोर्ट हो रहा है कि अब भी 60% तक उनके पास मौजूद है। देखिए, ज्योग्राफिक रियलिटीज जो हैं या जोग्राफियाई हकीकतें जो हैं वो ईरान के साथ है, क्योंकि सही ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के साथ ही है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक करने के लिए कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी पड़ती, वो अपने चंद शिप्स, मिलिट्री के शिप्स लगाने पड़ते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है और ईरान के पास इतनी सख्त भी नहीं रहती, तो ईरान की तरफ से माइनिंग अगर कर दी जाती है, तो माइनिंग जो है वो कई साल के लिए फिर इस गुजरगाह को नाकारा कर देगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं या थ्रेट्स आ रहे हैं, लेट्स होप कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये इस डायरेक्शन में चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस तरह से खोलना या ईरान को टोल ना लेने से रोकना इस तरह से मुमकिन नहीं होगा। मेरा ख्याल है टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन टोल ना होने के लिए ईरान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नेगोशिएट करना पड़ेगा, जिसमें ईरान के भी तो कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है कि हर चंद माह बाद ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है। ये भी तो अनफेयर है ना। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है ज्यादा टाइम के लिए। तो मेरा ख्याल है एक लार्जर इशू को एक बड़े एग्रीमेंट पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल मंसूर साहब, बड़े एग्रीमेंट पर लाना भी पड़ेगा, और दोनों तरफ से मुतालिबात ऐसे हैं जो कि डेडलॉक इसलिए बरकरार भी है। और ईरान की अगर हम बात करें, उसका कहना है कि अमेरिका वो मुतालिबात कर रहा था जो वो जंग जीत कर भी हासिल नहीं कर सकता। तो क्या वाशिंगटन ईरान को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह देखना चाहता है? जी देखें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है ये बहुत ही उनकी अहम स्टेटमेंट है गालिब साहब की, कि उन्होंने कहा कि हमने गुड फेथ में अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किए हैं
लेकिन अमेरिका वो मुतालबात जो वो जंग में नहीं अचीव कर सका अचीव वो कर सका, टेबल के ऐसे ही ऊपर है। एग्रीमेंट के जरिए अचीव करना चाहता है। आप ये देखिए, ये भी हमें याद रखना होगा कि ईरान ने बहुत सख्त वक्त गुजारा है इस ऐसे जंग ही में, है। और ईरान का सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क का नुकसान हुआ तो ईरान का हुआ है। उनकी सारी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो गई है, उनके स्कूलों पे अटैक्स हुए हैं, उनके ब्रिजेस पे अटैक्स हुए हैं, उनके पावर प्लांट्स पे अटैक्स हुए हैं, उनके वाटर प्लांट्स पे अटैक्स हुए हैं। ईरान के अंदर बहुत, तेहरान और बड़े शहरों में बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ईरान के जो जज्बात हैं या ईरान की जो फीलिंग्स हैं या एहसासात हैं वो बहुत अहम हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब वॉरिंग पार्टीज आके बैठी हैं टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर उन्हें जंग के मरहले से आगे निकल के सोचना होगा कि गोइंग बैक टू वॉर इज नॉट फीजिबल। ना ईरान के लिए फीजिबल है, मैं समझता हूँ कि ईरान भी काफी नुकसान उठा चुका है, ना अमेरिका के लिए फीजिबल है, ना आपने देखा कि गल्फ ममालिक जो हैं वो इससे पहले एक अमन का और एक प्रोस्पेरिटी का गहवारा थे। वहां से बिजनेस और वो सारी एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ भी रही है, क्योंकि वहाँ अमेरिकी बेसिस मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस इशू को एक लार्जर एग्रीमेंट के तहत बिल्कुल लार्जर एग्रीमेंट ही होना चाहिए मंसूर साहब। और हमने देखा भी है ईरान ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी बदली है और इस जंग आया है, महदूद नहीं रखा है चंद ममालिक तक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।